हाँ जी दोस्तों, तो एक और मंगल, एक और दंगल, बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स पूरे हफ्ते की लेके आ गया हूँ इस टेलको इंडस्ट्री की। एंड आई होप आपका ये प्राइम डे वगैरह का सब सीन बढ़िया चला हो, अच्छी खासी शॉपिंग करी हो आप लोगों ने। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ना एक छोटा सा लाइक एम रख लेते हैं। चलो 5000 लाइक्स ठोक दो, क्योंकि मजा उसी में ही आएगा। खैर, आज की जो पहली अपडेट है वो आती है एयरटेल की तरफ से। एंड एक ना काफी नया कॉन्सेप्ट लेके आया है एयरटेल मार्केट में। एयरटेल ने डायरेक्टली पोको के साथ पार्टनरशिप करी है एंड फ्लिपकार्ट पे अपना एक स्पेशल एक्सक्लूसिव फोन लॉन्च कर रहे हैं पोको C51 के नाम से। सो बेसिकली फोन का रिव्यू की बात नहीं है यहाँ पे कि क्या स्पेक्स है क्या नहीं है, ये सब चीजें बात नहीं है। बात ये है कि स्ट्रैटेजी जो इस टेलको ने अपनाई है एक स्मार्टफोन एक्सक्लूसिव करके बेचने की इंडियन ऑडियंस को, ये काफी मुझे इंटरेस्टिंग लगी। एंड ऐसा लगता है कि यस, बाकी के टेलको प्लेयर्स को भी इस तरीके से शायद फॉलो करना चाहिए, क्योंकि पास में हमने देखा था कि जियो ने अपना जियो भारत फोन निकाला, लाइफ के फोन्स निकाले, लेकिन सबके सब ऑलमोस्ट फ्लॉप ही गए। लेकिन ये वाली मुझे लगता है कि एक सक्सेसफुल चीज जा सकती है कि उन्होंने ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर जो कि पोको है मार्केट में, उसके साथ कोलैबोरेट किया एंड एक स्पेशल प्राइसिंग के ऊपर एक्सक्लूसिव फोन लॉन्च कर दिया। तो ये C51 ना बेसिकली कुछ 6000 रुपए का फोन है, 4GB 64GB बिल्कुल बेसिक स्पेक्स के साथ आता है। अब सीन ये है कि एयरटेल एक्सक्लूसिव है, विच मींस सिर्फ एयरटेल की सिम ही इसके अंदर चलेगी पहले 18 महीने तक, अगर आपको इस प्राइस के ऊपर ये फोन चाहिए तो 18 महीने एयरटेल का कनेक्शन यूज करने के बाद आप देन किसी और ऑपरेटर के ऊपर शिफ्ट हो सकते हो। एंड ये ना काइंड ऑफ एक एयरटेल का एफर्ट है जिससे एंट्री लेवल यूजर्स को भी 4G पे फटाफट से बोर्ड किया जाए, जिससे देन लेटर ऑन उसको उनको 5G पे पुश किया जाएगा। वैसे ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। आप बताओ कमेंट करके आपको क्या लगता है कि ये सक्सेस जाएगा ये इस मॉडल, या फिर नहीं इसमें भी धक्के ही खाने पड़ेंगे। अगली अपडेट यहाँ पे BSNL की तरफ से आती है एंड खुशखबरी है BSNL यूजर्स के लिए कि BSNL 4G फाइनली अमृतसर पंजाब में लॉन्च कर दिया गया है बीटा फेज के अंदर। एंड यहाँ पे अब सीन ऐसा है कि 15 जुलाई यानी 2 दिन पहले इन्होंने लॉन्च कर दिया है। 200 लाइव साइट्स हो गई हैं 4G की अक्रॉस पंजाब, जिसमें 3 मेजर सिटीज बताई गई हैं, फिरोजपुर, पठानकोट एंड अमृतसर। तो अब क्या है ना कि इस बीटा टेस्टिंग के अंदर ये लोग 4G की सिम्स बांट रहे हैं पब्लिक को। स्टार्टिंग में फ्री 4G काइंड ऑफ चल रहा है एंड लोगों से उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 4G उनको कैसा लग रहा है BSNL का। ओवरऑल इनके जो ऑफिसर्स हैं उनका ये कहना है कि बहुत जल्दी दिल्ली, मुंबई एंड मेजर सिटीज के अंदर भी, इंक्लूडिंग जो दूर दूर के गांव भी है उनके अंदर भी 4G स्टार्ट होने वाला है एंड BSNL का रेवेन्यू सीधा 20% जंप कर सकता है इस 4G के आने से। अगली अपडेट है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को लेके एंड SIA सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनके जो प्रेसिडेंट हैं सुब्बा राव पवलूरी जी, उन्होंने ये कहा कि ग्लोबली अगर स्टैंडर्ड्स को देखा जाए तो हमारा जो स्पेस का जो स्पेक्ट्रम यहाँ पे सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए डाला जा रहा है वो ऑक्शन वाले सिस्टम से नहीं बल्कि नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से देना चाहिए। क्योंकि बेसिकली अगर इसको ऑक्शन सिस्टम पे डाला तो कुछ बड़े बड़े पैसे वाले प्लेयर्स इसको मोनोपोलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि इंडिया के फ्यूचर के लिए सही नहीं है। तो अगर आपको सैटकॉम न्यूज पुरानी याद है तो कुछ जियो जैसे प्लेयर्स ये कह रहे थे कि भाई इसको ऑक्शन सिस्टम पे रखो, जो ज्यादा पैसा देगा वो ज्यादा स्पेक्ट्रम यूज करेगा। वेयर एज एयरटेल, वनवेब जो सर्विसेज हैं, ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से सबको बराबर बराबर बांट दिया जाए, एक लाइसेंस फी के अगेंस्ट में, ना कि एक ऑक्शन वाले सिस्टम पे। ऑल्सो ये भी बोला गया कि भाई जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड है ये काफी ज्यादा हैवी रोल प्ले करेगा अगर हम रिमोट एरियाज में एजुकेशन की बात करें तो, और अगर हमने इसको मोनोपोलाइज्ड वे में आगे चलाया इंडिया के अंदर तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, जो कि एजुकेशन में एक बैरियर क्रिएट करेगा। ऑल्सो ये जो प्रेसिडेंट जी हैं इन्होंने ये भी बोला कि स्पेस एक्टिविटीज बिल को फाइनली लॉ में कन्वर्ट कर देना चाहिए। बेसिकली ये वाला जो बिल है ना, ये काफी सारी चीजें बताता है, जैसे कि इंडियन स्पेस के अंदर जो प्राइवेट कंपनीज काम कर रही हैं उनसे अगर कोई गड़बड़ी फैली है, कुछ कचरा फैला है, कुछ डैमेजेस किए हैं, तो उसके अगेंस्ट में क्या कुछ भरपाई करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग प्राइवेट प्लेयर्स कितने आ सकते हैं कितने नहीं, ऐसे बहुत सारी चीजें डिफाइंड है इस बिल के अंदर। तो इसको एज ए लॉ बनाने की बात कही गई, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगा अगर आगे चल के इंडिया के अंदर ये होता है तो। अगली अपडेट की बात करें तो वी ने अपना स्मार्टफोन अपग्रेड प्रोग्राम निकाला है, जो कि 2400 रुपए तक दे रहा है अपने यूजर्स को। बेसिकली चाहे पुराने यूजर्स हो जो 4G या 5G एक नए डिवाइस पे अपग्रेड कर रहे हो, या फिर कोई नए बंदे जिन्होंने वी की सिम पहली बार अभी रिसेंट में खरीदी हो अपने 4G 5G फोन के लिए। तो सीन बड़ा ही सिंपल है, वी हीरो का रिचार्ज करना होगा एंड हर रिचार्ज पे अगले 24 महीने तक 100 रुपए ऑफ होता चलेगा। ऐसे करके 2400 रुपए आपको ऑफ दिए जा रहे हैं। जो मिनिमम रिचार्ज प्लान है इस वाली कैटेगरी के रिचार्जेस का वो है 299 एंड अबव। तो सीन
काफी सिंपल बताया गया है, जो स्मार्टफोन है वो पिछले 6 महीने के अंदर वी के नेटवर्क पे नहीं ऑन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी सिम को आपने ऑलरेडी पहले डाला हुआ हो एंड देन आप रिचार्ज के लिए दूसरा वी के सिम उसके अंदर डाल रहे हो। नया फोन हो या आपने कोई दूसरा फोन एक्वायर किया है जिसके अंदर लास्ट 6 महीने के अंदर वी की सिम ना डली हो, वही फोन इसके लिए एलिजिबल रहेगा। अब देखो, इसको या तो स्मार्टफोन का नाम दे दो या फिर कुछ भी दे दो, सिंपल सी कहानी ये है कि वी लॉक इन करना चाह रहा है अपने कस्टमर्स को अगले 24 महीनों के लिए, जिससे वो डिस्काउंट के नाम पे जुड़े रहे, चाहे जैसे भी जुड़े रहे, क्योंकि वी का एक काफी क्रूशियल स्टेज चल रहा है ये 5G की एंट्री के लिए। इस टाइम में उसको पैसे की नीड है, तो मुझे लग रहा है ये, लेकिन इन्होंने अच्छा डिजाइन किया है, जो भी ये पैकेज डिजाइन करा है ना, काफी सही करा है। यूजर्स को 299 वाला बेनिफिट 199 में मिल रहा है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, कैसे भी कह लो, तो मुझे मेरे हिसाब से काफी सही है। आप बताओ आपको कैसा लगा, नीचे मुझे कमेंट करके बताना। अगली अपडेट आती है एयरटेल के पेमेंट्स बैंक की तरफ से, एंड एयरटेल ने पार्क प्लस नाम की कंपनी के साथ टाई अप कर लिया। आपको पता होगा पार्क प्लस एक वो कंपनी है जो फास्ट टैग्स के लिए काफी सारी जगहों पे लगी रहती है। ऑटोमेटिकली बैरियर ओपन एंड क्लोज वाला सिस्टम है, एंड जो बैलेंस है पार्किंग का या फिर एंट्री एग्जिट का, वो आपके फास्ट टैग बैलेंस में से कट जाता है। तो यहाँ पे एयरटेल की तरफ से जो पार्क प्लस के साथ कोलैबोरेशन है, ये बेसिकली भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे इन्होंने अभी के लिए इनेबल कर दिया है, एंड जो पैसा है वो आपके डायरेक्टली पेमेंट बैंक्स वाला जो फास्टैग बैलेंस होता है उसमें से ही डिडक्ट हो जाया करेगा। मुझे लग रहा है यार ये काफी सही चीज है। अगर इसको एक पैन इंडिया बड़े स्केल पे कर दिया जाए ना, तो देखो फास्टैग तो हम सबकी गाड़ियों पे आजकल लगा ही हुआ है, बिना उसके बॉर्डर्स हम पार कर नहीं पाते, लेकिन अगर सारे मॉल्स में या पार्किंग्स जो पब्लिक प्लेसेस हैं उस जगहों पे इस तरीके का सिस्टम एक कॉमन टाइप का इंप्लीमेंट कर दिया जाए, जैसे अब यूपीआई हो चुका है, तो ये चीज काफी सही हो सकती है कि एक नॉर्मल पार्क प्लस वाली कंपनी है, उसके साथ अलग अलग प्लेयर्स ने कोलैबोरेट कर लिया, एंड जिसकी गाड़ी जहां से पास हो रही है उसके पैसे वहां पे पार्किंग के कटते चले जाएं। काफी सेंट्रलाइज्ड है ना, एक डिसेंट सा बढ़िया सिस्टम हो जाएगा, और कैश थोड़ा सा और कम हो जाएगा, इधर उधर लेन देन, ट्रांजिट का जो टाइम है हो सकता है वो भी थोड़ा सा और मिनिमाइज हो जाए। मुझे काफी सही लगा, आप बताओ आपको कैसा लगा। अगली अपडेट जो है वो है इंडियन टेलीकम्युनिकेशंस बिल को लेके, एंड सीम्स लाइक कि जो कमिंग मॉनसून सेशन होने वाला था इनका जुलाई से लेके अगस्त तक, तो गवर्नमेंट एक नया टेलीकम्युनिकेशंस का बिल टेबल करने वाली थी अपने इस पूरे सेशन के अंदर, एंड उसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आउट होने वाली थी। लेकिन अभी के लिए कुछ ऐसा लाइव मिनट ने रिपोर्ट करा है कि अभी के लिए गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा सा ना डिले कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है, ये कह के कि भाई बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं उसके अंदर, बहुत ज्यादा एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन और करनी पड़ेगी, तब जाके हम उसको एक बार टेबलिंग करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या कैसे होना है। बेसिकली इस वाले अपकमिंग बिल के अंदर ना बहुत सारी मेन चीजें क्लैरिफाई होनी थी, जैसे कि ओटीटी एप्स का क्या सिस्टम रहने वाला है, जो मैसेजिंग एप्स हैं जैसे व्हाट्सएप वगैरह, तो उनके ऊपर क्या कोई लाइसेंसिंग फीस लगेगी, क्या होगा, सैटकॉम कंपनीज के लिए कैसे क्या काम करना है आगे के लिए, ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट यूजर्स के लिए प्राइवेसी का क्या सीन रहेगा टेलकोस की तरफ से, एंड सो ऑन। सो अभी के लिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि इस टेबल को थोड़ा सा डिले किया जाए, बहुत ज्यादा डीप एस्पेक्ट्स यहाँ पे डाले जाएं, एंड सबसे मेन प्रायोरिटी जो बताई गई है वो यूजर्स की प्राइवेसी को किसी भी तरीके से हिंड्रेंस नहीं पहुंचानी, इसको मेन फोकस बना के सारी ड्राफ्टिंग बिल के अंदर टेबलिंग पूरी की जाएगी। सो ये है पूरा सीन, गवर्नमेंट ने बेसिकली अभी के लिए डिले कर दिया है ये पूरा ड्राफ्टिंग इस बिल का। तो आप बताओ आपको क्या लगता है, क्या ये जो यूजर सेंट्रिक की बातें कर रही है गवर्नमेंट, ये फाइनली अच्छा रिजल्ट निकल के लाएगा, या फिर एट द एंड कंपनीज या फिर गवर्नमेंट सेंट्रिक ही सीन निकल के आएगा? क्या लगता है नीचे मुझे कमेंट करके बताना। अगली अपडेट यहाँ पे वी की तरफ से, एंड वी ने ना यहाँ पे ट्रू कॉलर के साथ कोलैबोरेट कर लिया है परफेक्ट वेरीफाइड कस्टमर केयर कॉल्स की नोटिफिकेशन के लिए। सो बेसिकली जितनी ज्यादा दिक्कत होती है ना, पता नहीं चलता है कस्टमर केयर क्यों कॉल कर रहा है बार बार, कभी लोन कभी कुछ, तो यहाँ पे ट्रू कॉलर ने वी के साथ बेसिकली जो वी की तरफ से कॉल्स आएंगे ना उनके लिए एक स्पेशल टैग बना दिया है, वेरीफाइड का पूरा सिंबल बना दिया है, जो कि कभी भी आगे चेंज नहीं होगा, एंड यूजर्स को उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि भाई किस लिए कॉल आ रहा है, वहां पे मेंशन होगा कि ये कॉल किस रिगार्ड में आपको कॉल की जा रही है। सही है यार, मुझे ना ये लग रहा है कि ट्रू कॉलर मतलब एक ऐसी ऐप है जो ऑलमोस्ट सभी यूज करते हैं अनरजिस्टर्ड कॉलर्स को ट्रैक करने के लिए या फिर नाम पता करने के लिए, जिससे थोड़ा पता चल जाता है। तो अगर ट्रू कॉलर सारे ही ऑपरेटर्स के साथ इस तरीके से पार्टनरशिप करके एक पूरे इंडियन सेक्टर को इस तरीके की सर्विस कुछ दे दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले हमने देखा था कि गवर्नमेंट भी ट्रू कॉलर के साथ काम कर रही है अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे वेरीफाई करके लिस्ट करने के लिए, जिससे पब्लिक को अगर कोई भी कॉल आती है तो उसको पता चल जाए कि हाँ रजिस्टर्ड कोई कंपनी या बॉडी है या फिर कोई एक फेक कॉल, स्पैम कॉल। अगली अपडेट है यहाँ पे एक्साइटल ब्रॉडबैंड की तरफ से, एंड यहाँ पे ना इनकी अपडेट निकल के आई है कि एक नया प्लान इन्होंने लॉन्च किया है 599 का, जिसके अंदर 400 MBPS की स्पीड, 12 OTT के पूरे कनेक्शंस, 550 लाइव टीवी चैनल भी यहाँ पे मिल रहे हैं आपको, और प्राइस काफी मुझे वैल्यू फॉर मनी लगी 599 के हिसाब से। ऑल्दो बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रीवियसली अलग अलग वीडियोस के अंदर कमेंट करके बताया कि उनका
एक्साइडल के साथ बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन मेरा भी प्राइमरी यहाँ पे जो स्टूडियो पे इंटरनेट लगा हुआ है वो एक्साइडल का ही लगा हुआ है एंड मेरा तो एक्सपीरियंस अभी तक ठीक ठाक ही चल रहा है, मुझे कोई ऐसा इशू आया नहीं। लेकिन प्राइस टू वैल्यू देखा जाए तो वो काफी सही है। बाकी कंपनीज 300 या 400 एमबीपीएस के लिए 1500 रुपए महीने तक ले रही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 599 के आसपास। इन्होंने यहाँ पे ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स भी आउट कर दिए, मैं यहाँ पे पूरे स्क्रीन पे लगा दूंगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। अगर 6 मंथ्स के लिए लेते हो तो वहां पे कमिंग सून लिखा हुआ है, लेकिन 12 महीने के लिए अगर आप प्री सब्सक्राइब कर दे तो 592 रुपीज पर मंथ ओनली चार्ज किया जा रहा है। मैं जो प्लान चला रहा हूँ वो 300 एमबीपीएस वाला चला रहा हूँ एंड भाई मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन अगर आप लगवाओ तो एक बार आसपास अपना रिपोर्ट चेक कर लेना कि अगर कोई यूज कर रहा है तो उसकी कैसी एक्सपीरियंस रहा है, क्या अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, सही सुनवाई हो जाती है या फिर ज्यादातर टाइम डेड पड़ा रहता है। क्या ओपिनियन है आपका, या फिर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है एक्साइडल के साथ, क्या इस प्लान के साथ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, नीचे कमेंट करके बता देना। सो ये कुछ था आज के इस पूरे एपिसोड में। आई होप आपको मजा आया हो तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया हो तो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye।